तस्वीर रोज बदलती जा रही है। ईरान ने अब इजराइल पे हमला किया, मोसाद का जो हेडक्वार्टर उड़ाने की उन्होंने बात की है। ये युद्ध किस तरफ जाता दिख रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो वो है जो आजकल सीज फायर मैन बने हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें एक शौक आजकल चढ़ा हुआ है। और कल जो है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उन्हें जवाब दिया गया है। अब तक ट्रंप ने इस टाइम कितने झूठ बोलते हैं वो काउंट कर लेते हैं, वेरीफाइबल झूठ। पहली बात तो ये है कि उन्होंने बोला था कि क्या इलॉन मस्क ने मेरे को, जब ये झगड़ा हुआ इलॉन मस्क के साथ, उन्होंने बोला था इलॉन मस्क ने कितनी बार मेरे से भीख मांगा कि ये ईवी मैंडेट वापस जारी कर दो, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, ये सब। नहीं, ट्रंप तब तक उनको झूठा लगता है जब तक कि वो मोदी माय फ्रेंड बोलता है। हाँ बस ठीक है। तो अब कल भी बोला है कि मोदी फैंटास्टिक गाय। ट्रंप अभी भी मैनेजेबल है, ये लॉस्ट कॉज नहीं है। जैसे डेमोक्रेट्स जो है ना, उनको आप जितना भी बैठ के बात करोगे कि भाई सुनो मेरी एक दृष्टिकोण है, मेरी दृष्टिकोण सुनो, वो फिर भी आके बोलेंगे मोदी मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदू नेशनलिज्म मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, पीएफआई बहुत सेक्युलर है, असदुद्दीन ओवैसी ही एकमात्र नेता है जो हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म बचा सकते हैं। डिप्लोमेसी की हमने कितनी बार बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और बाइडन और जॉर्ज बुश के टाइम पे हत्या देखी है। हमने डे 1 पे बोला था पाकिस्तान को, भाई देख हम बस टेररिस्ट बेस को अटैक कर रहे हैं, तेरे मिलिट्री को नहीं अटैक कर रहे हैं। तेरा चॉइस है, तू या तो इसको कबूल कर ले, नहीं तो फिर अगर तू वापस आके हम पे हमला करेगा, हम इसको युद्ध ही मानेंगे। अब नया एयरपोर्ट है मेहराबाद, उस टाइम पुराना एयरपोर्ट था, आई फॉरगेट द नेम। पुराना एयरपोर्ट से हम निकले थे, पहले जो गोल चक्कर था उसमें क्रेन, कंस्ट्रक्शन क्रेन होता है ना, उसमें मैंने देखा कि ये गोल चक्कर में है क्या कोई स्टैचू है क्या? नहीं, क्रेन था, उसमें 3 लोग लटक रहे थे। ये तेहरान में क्या करते रहता है? पार्टी करते रहता है, शराब पीता है, ये हाफिज शिराजी के पोएम पढ़ता है, और फिर ये वैसे उनके पोएम आप मेरी कविता पढ़िए, बहुत सुपीरियर क्वालिटी का कविता मैं लिखता हूँ, पर ये सब अय्याशी करते रहता है कि कहाँ का राजा बनेगा भाई, इसलिए गवर्नमेंट का क्या एक्सपीरियंस है ना? तो ऐसे राहुल गांधी हैज मोर एक्सपीरियंस देन दिस फेलो। आप मजहब के नाम पर लोगों को हमेशा बरगलाते हो कि हम एक इस्लामिक देश हैं और हमारे तो ये जिहाद पे निकले हुए लड़ाके हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं है। जिहाद 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 दिमाग में भर के रखा हुआ है। और दूसरी तरफ आप जिन लोगों को मान्यता तक नहीं देते हो, जिनके खिलाफ आप बात करते हो, आपकी सत्ता जो है वो उन्हीं के तलवे चाटने पहुंच जाती है। तो ये आवाम को वहाँ पे समझ में आता है वहाँ की। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का स्वागत है। मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। इसमें अमेरिका की भूमिका क्या है? भारत को इससे क्या नुकसान या क्या फायदा होगा, या भारत की भूमिका क्या है? पाकिस्तान इस पूरे मामले में अपने आप को कहाँ देखता है या दिखाना चाहता है? इस सब पर चर्चा करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। और आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं अभिजीत अय्यर मित्रा, जो कि सीनियर फेलो हैं आईपीसीएस में। अभिजीत, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू तृप्ति जी, इधर बुलाने के लिए बहुत आभारी हूँ आपका, थैंक यू। देखिए, हम लगातार देख रहे हैं 13 जून से इजराइल ने जो ईरान पर हमला कर दिया, उसके बाद कई उनके शीर्ष वैज्ञानिक भी मारे गए, और जिस तरह से हमला किया, तस्वीर रोज बदलती जा रही है। ईरान ने अब इजराइल पे हमला किया, मोसाद का जो हेडक्वार्टर उड़ाने की उन्होंने बात की है। ये युद्ध किस तरफ जाता दिख रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो वो है जो आजकल सीज फायर मैन बने हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें एक शौक आजकल चढ़ा हुआ है। और कल जो है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उन्हें जवाब दिया गया है। भारत का विपक्ष जो लगातार चीख चीख के कह रहा था मोदी जी बोलते क्यों नहीं है, तो विदेश मंत्रालय की तरफ से विक्रम मिस्री ने एक जवाब दिया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट है भारत सरकार की तरफ से, जिसमें ये कहा गया कि भारत को उन्होंने आग्रह किया था पीएम मोदी से बात करने का, तो अमेरिका में बात की गई और साफ शब्दों में कहा गया कि कोई सीज फायर ट्रंप ने नहीं करवाया। वही ट्रंप जो जब से ये सीज फायर हुआ है तब से वो 8 से 10 बार जगह जगह बोल चुके हैं कि मैंने करवाया। फाइनली भारत को बोलना पड़ा, फोन पे बात हुई और मोदी जी ने साफ साफ कहा हमारी कोई ट्रेड पे बातचीत नहीं हुई है, और ये सीज फायर पाकिस्तान के फोन कॉल पर हुआ था।
अब अगर देखा जाए तो पहला तो ये कि ये ट्रम्प चाहते क्या, क्योंकि इस फोन कॉल की बातचीत के दुनिया भर में छपने के बाद उनको फिर से ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो मैं पीछे रह जाऊं, मैं फिर से वही बात बोल देता हूँ। और भारत का विपक्ष फिर से सवाल पूछने लग गया कि ट्रम्प तो ट्वीट करके बोल रहे हैं मैंने तो दोनों देशों के, भारत भी अच्छा पाकिस्तान भी अच्छे, इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया है कि दोनों बहुत अच्छे हैं और दोनों को मैंने समझाया। ना वो बाज आ रहे हैं और ना हमारे भारत के विपक्षी नेता सच को स्वीकार कर रहे हैं। जी। तो देखिए इसमें क्या है, साफ साफ अगर बोलें, ट्रम्प को नोबेल प्राइज चाहिए। वो नोबेल प्राइज की वो खुजली होती है ना, वो जा नहीं रहा है। वो हमेशा बोलते रहते हैं आई नेवर गेट क्रेडिट फॉर एनीथिंग आई डू। उसी टाइप का है। उनको लगता है कि वो जो भी वो पूरे विश्व में भी शांति कर दें तब भी उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जो सब मैग्सेसे अवार्ड, नोबेल अवार्ड हैं, आपको पता है किस टाइप के लोग बैठते हैं और कैसे ये ये क्या एक हिंदुस्तान में ही देख लीजिए जो अवार्ड पैनल्स होते हैं। लाडली मीडिया अवार्ड मिलता है, कोई न्यूज़ लॉन्ड्री का लाडली मीडिया अवार्ड मिला था, उसके बोर्ड पे कौन बैठा है डिसीजन लेने के लिए? फे डिसूजा जी बैठी है, ठीक है। फिर न्यूज़ लॉन्ड्री के कोई बंदे कोई बोर्ड पे बैठेंगे और फिर फे डिसूजा को वरिष्ठ पत्रकार का ये अवार्ड देंगे, ठीक है ना। तो ये वो एक करप्ट सा सिस्टम है। आप मेरे को खुजली कीजिए, मैं आपको खुजली करूंगा करके, ठीक है ना। और एक दूसरे को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं अरे तृप्ति जी आपसे बेहतर कोई भी जर्नलिस्ट नहीं है, आप तो इस जमाने के आप वो रीनी साइमन हैं, दूरदर्शन के न्यूज रीडर के वो ग्रेस आप में ही है, बाकी सब ये हैं। एंड देन यू विल से आप जैसा कोई क्या स्ट्रेटेजिक, इतना महान अवार्ड कोई नहीं है हाँ, लोग दे रहे हैं, बिल्कुल इससे अच्छा एग्जैक्टली, कुछ ठीक नहीं है। हो सकता। तो ये ना ये एक सिस्टम है और वो क्रैक करना चाहता है, क्योंकि ये बंदा न्यूयॉर्क का है, न्यूयॉर्क में ही सब लिबरल लोग बैठते हैं। तो वो जो इच्छा होती है ना वैलिडेशन का, इट इज़ अ वेरी करप्टिंग करोजिव इन्फ्लुएंस। करप्टिंग और करोजिव को पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, पर जो तेजाब किसी चीज़ को करता है ना, उस तरह का। जैसे तेजाब ने अगर आपने किसी पे छिड़क दिया, क्या नतीजा होगा? तो ये जो लिबरल्स से जो आप वैलिडेशन चाह रहे हैं, ये दिमाग पे तेजाब छिड़कने की तरह है। आस्ते आस्ते खा जाता है सब कुछ और आप ठीक से कुछ देखते नहीं है। अब देखिए, अब तक ट्रंप ने इस टाइम कितने झूठ बोलते हैं वो काउंट कर लेते हैं, वेरीफाइबल झूठ। पहली बात तो ये है कि उन्होंने बोला था कि क्या इलॉन मस्क ने मेरे को, जब ये झगड़ा हुआ इलॉन मस्क के साथ, उन्होंने बोला था इलॉन मस्क ने कितनी बार मेरे से भीख मांगा कि ये ईवी मैंडेट वापस जारी कर दो, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है ये सब। फिर जब पैचअप हुआ, इलॉन मस्क ने माफ़ी मांगी, ट्रंप ने भी जाके बोल दिया पब्लिक में कि भाई इन्होंने कभी भी मेरे से कुछ नहीं मांगा था। ये नहीं बोला कि मैंने झूठ बोला, पर बोल दिया कि इसे मेरे से कुछ नहीं मांगा था। फिर दूसरी बात क्या थी कि ये ओमान में 15 तारीख को न्यूक्लियर टॉक्स होने वाले थे। सबको पता था अपेरेंटली, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, हम तो सब मान रहे थे कि न्यूक्लियर टॉक्स होने वाले हैं, और तब तक कुछ नहीं। 13 तारीख को शुरू हुआ इजरायली एक्शन, पर उन्होंने जानबूझ के झूठ बोला था ईरानियंस को कि 15 तारीख को ओमान में टॉक्स होने वाले हैं, ताकि ईरान को कुछ ना लगे कि उससे 2-3 दिन पहले ही इजराइल कुछ कर देगा करके। तो ये पिछले 2 हफ्ते में ये झूठ सामने आए हैं। अब देखिए, कई सारे लॉज हैं अमेरिका में कि जब राष्ट्रपति किसी से बात करते हैं, उसको आर्काइव्स एक्ट के अंतर्गत आपको पब्लिश करना ही पड़ता है। अगर आप रीड आउट नहीं डालना चाहते हो, रीड आउट माने एक स्टेटमेंट को एक समरी को क्या विलंब, एक विलंब डाल देते हैं कि अभी पूरा नहीं डालते हैं, पर छोटा सा ये डाल देते हैं कि ये सब हुआ, कि अभिजीत जी ने बोला आपका पेन अच्छा है, आपका वॉच अच्छा है, आपका फ़ोन अच्छा है, और आपने बोला कि मेरा फ़ोन अच्छा है और मेरा अंगूठा अच्छा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो वो डालना पड़ता है। अगर वो डालते नहीं है, यानी कि मामला बहुत सेंसिटिव मामला था, वो बस बोलेंगे कि इन्होंने इजराइल के बारे में बात किया। अब देखिए, 10 मई के पहले और 10 मई के बाद कोई भी, पहले पहलगाम के टाइम उन्होंने कॉल किया था, उसका समरी आपको व्हाइट हाउस के वेबसाइट पे मिल जाएगा। 22 अप्रैल की बात है, हाँ। एग्जैक्टली।
बट जो 9th 8th 9th 10th ऑफ मे है, कोई फोन रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो अगर हुआ था और उन्होंने धमकी दी थी तो ये इसके अंतर्गत तो नहीं आया है। दूसरी बात है, किसने बात किया था? मार्को रूबियो ने आसिम मुनीर से बात किया था, जेडी वांस ने मोदी जी से बात किया था। अब जेडी वांस आपको लगता है ऐसी चीजें बोलेंगे? अगर आप नहीं करोगे मैं ट्रेड ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो अब देखिए, अब उनको बोलना है तो बोलने दीजिए। पर ये भी देख लीजिए, विपक्ष जो है हिंदुस्तान में वो बोलते रहता है कि ट्रम्प झूठा है, मकार है, ये है वो है करके, सडनली वो सत्यवादी हरीश चंद्र बन गए हैं। नहीं, ट्रम्प तब तक उनको झूठा लगता है जब तक कि वो मोदी माय फ्रेंड बोलते हैं। हाँ बस, ठीक है। तो अब कल भी बोला है कि मोदी फैंटास्टिक गाय। ठीक है, तो मान लो फैंटास्टिक गाय, जाके गुनगांव रेस कोर्स रोड के बाहर, वो नहीं करेंगे। सो यू नो, ये चेरी पिक करना, ये एक बहुत, जब कोई बंदा बहुत डेस्परेट हो जाता है ना, वो बस वही चीजें चुनता है जो उसको अच्छा लगे, और वो चीजें नहीं चुनेगा जो, यानी कि अगर मैंने आपको बहुत कठोरता से बात की और मैंने डिस्कशन शुरू किया, तृप्ति जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और फिर 30 मिनट के लिए आपको गाली बका, आप बस वो याद रखोगे कि मैंने बोला कि इन्होंने बोला आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बाकी सब आपको सुनाई नहीं देगा। और अगर आप थोड़ा ताकतवर हैं, आपको बस वो 30 मिनट सुनाई देगा, वो पहला पार्ट सुनाई नहीं देगा, और आप सोच रहे होंगे कि कब मैं चक्कू निकाल के इसका सरतन से जुदा करवा दूं। तो दिस इज हिज पैथोलॉजी। एंड देख लीजिए, टू बी फेयर टू हिम, जो ट्रंप ने पहले टर्म में इजराइल और 15 देशों के साथ शांति जो ट्रीटी करवाया था, वो कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इतना नहीं करवाया है। मैं तो मानता हूं कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। ओबामा को बस जॉर्ज बुश को हराने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक स्पीच दिया, प्राग स्पीच करके, प्राग में, चेक रिपब्लिक का कैपिटल, और उसमें बोला था हमको न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देना चाहिए। इलेक्शन के पहले, जब इलेक्ट हो गए तब नए नए न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, पर ये कुछ नहीं है। और फिर स्टेट डिपार्टमेंट ने पूरा तमाशा चलाया, जेनरेशन प्राग, यानी कि बहुत सारे नौजवान ये जो स्पीच बराक ओबामा ने दिया था प्राग में, उससे मोटिवेशन होके वो अब पूरे दुनिया में शांति फैला रहे हैं करके, पता नहीं कितने हजारों करोड़ उस जेनरेशन प्राग पे बर्बाद किया था इन लोगों ने। तो ये ना, आप देख लीजिए हिंदुस्तान में भी क्या है कि कांग्रेस का एक, और कांग्रेस ही नहीं बोलूंगा, पूरे विपक्ष का एक होल्ड है मीडिया पे कि अगर आप हमारे जैसे बात करें आप असली पत्रकार हो, अगर आप कोई और बात करें तो आप गोदी मीडिया हो। तो ये जो है ये अमेरिका में भी है, और इसका कुछ हो नहीं सकता। और नोबेल कमेटी, मैग्सेसे अवार्ड, ये सब अवार्ड कमेटी होते हैं ना, क्योंकि वो क्यों अवार्ड कमेटी, ये पूरा उनका ये होता है, वो जब एकेडमिक लिटरेचर बोलते हैं ना, वो बस अपने ही एकेडमिशियन को कोट करेंगे। अगर उनको आप जो बोल रहे हैं अच्छा नहीं लगेगा, वो प्रिटेंड करेंगे कि आप एग्जिस्ट, वो आपको डिस्प्रूव करने की ये ही नहीं करेंगे, वो आपको पूरा इग्नोर कर देंगे। समझ रहे हो ना? इग्नोर करके क्या करेंगे, अपना ही साइटेशन डालेंगे ताकि ये एग्जिस्ट ना। तो लेनिन बोलते थे कि एवरी आइडिया इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, कि हर एक आइडिया के लिए 1000 अक्षर लिखने चाहिए। तो क्या होता है कि एकेडमिया में भी एक राइट विंग बंदा बहुत सही सा बोलेगा, पर उसने एक ही किताब लिखा होगा, वो एक किताब के लिए 999 बकवास किताबें लेफ्ट प्रोड्यूस करेगा, एकदम बकवास, एज इन ऐसे वैसे बकवास नहीं। आप बोलोगे ब्लैक राइट विंग बंदा लिखेगा ये ब्लैक माइक है। ब्लैक क्या होता है? इट इज द एब्सेंस ऑफ कलर, यानी कि इस पे लाइट नहीं घुस पाता है, रिफ्लेक्ट नहीं होता है, इसीलिए ये ब्लैक है। ठीक है, सेंसिबल है। लेफ्ट 999 बुक लिखेगा, काला होता क्या है? क्या ये रेसिज्म का एक सबक्यूटेनियस स्ट्रेन है? अब मैं बहुत बड़े बड़े अक्षर इस्तेमाल करने वाला हूं जो मेरे को भी समझ में नहीं आता है, पर ये सब बकवास लिख के फिर ये करते हैं कि हमने बात देखो,
हम ही समझते हैं ब्लैक क्या है, आप कुछ नहीं समझते हो, आपका फ्रिंज आइडियोलॉजी। बेसिकली राइट के थॉट को कैंसिल कर देना, एक पूरा नेक्सस बना हुआ है। यहीं पे ये बात आ जाती है कि ये बात ऐसा नहीं है कि ट्रम्प को नहीं पता हो। एक तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उनको नोबेल देते या कुछ भी देते, ना भारत की जनता को इससे कोई फर्क पड़ना था, ना पीएम मोदी को कोई फर्क पड़ना था, जब तक ऑपरेशन सिंदूर में ये अपनी टांग नहीं घुसाते और ये नहीं बोलते कि मैंने जो है सीज फायर करवाया। क्योंकि ये मामला भारत और पाकिस्तान के व्यापार का नहीं था, भारत के लिए ये कोई व्यापार या टैरिफ का मामला नहीं था, भारत के लिए ये आतंकवाद से निपटने का मामला है, जिससे कि हम लगातार 1947 से ही जूझते आ रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड ऑल्सो कि आपने एक जो हमने सशक्त कार्रवाई की थी, आपने उसका क्रेडिट छीन लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान अपनी तरफ से बोल रहा है कि हम जीते, भारत, जबकि सब जानते हैं कि ताकतवर भारत रहा, पूरे इस युद्ध में भारत भारी रहा, किस तरह से उनको तबाह किया, पाकिस्तान के जगह जगह जहां पर भी निशाने लगाए गए थे आतंकी ठिकानों के अलावा, जो उनके एयर स्पेस वगैरह पे, उसकी तस्वीरें हैं और उनको कोई झुटला नहीं सकता क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरें हैं, और पाकिस्तान ने कितना नुकसान किया उसका कोई सबूत वो दे नहीं पाए। तो जो भारत के लोग होते हैं ना, उनको ट्रम्प इसीलिए खटकने लग गए थे कि उन्होंने हमारे उस शौर्य के क्रेडिट को लेने की कोशिश करी है और एक तरह से भारत को इस पाकिस्तान के बराबर लाने का जो ये कह सकते हैं दुस्साहस किया है, वो भारत के आम जनता को भी पसंद नहीं आ रहा, और शायद मोदी जी भी ये बात जानते हैं और जवाब देने के लिए शायद मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। तो कल जो है ट्रम्प के आग्रह पर ही जो कॉल हुआ है, ये तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी गई है। सवाल यह ट्रम्प का उठता है, मैं ये इनके इनके कैरेक्टर को समझने में जो है ना, लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। एक तो बिग माउथ है, ये लोगों को समझ में आने लगा है। दूसरा, सच सामने आने के बाद भी सच स्वीकार नहीं करते। नहीं होता, एक झूठ को मैं बार बार बोलता रहूंगा क्योंकि मैं कन्विंस्ड हूँ उस झूठ से, तो मैं दुनिया को कन्विंस करूंगा। एक इंटरनेशनल आइकन की तरह देखा जाए, अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे देखा जाए, और विदेशी नीति की तरह या डिप्लोमेसी के तौर पे भी देखा जाए, तो कोई भी कभी भी किसी देश में इस तरह से बोलने वाला इतना बड़ा नेता नहीं होता जो एक सीक्रेसी होती है, एक डेकोरम होता है, उसको फॉलो ना करता हो। ये ऐसा लगता है कि जैसे न्यूज चैनल्स टीआरपी की दौड़ में नहीं कि मैं नंबर 1 हो जाऊं बोल के, या मैंने पहले ब्रेकिंग न्यूज दी, ये उस रेस में दौड़ते हुए नजर आए। तो आपको लगता है कि इस इमेज के साथ जो ट्रम्प अपने को नोबेल लेना चाह रहे हैं, या एक इमेज अलग तरह की सीज फायर मैन की बनाना चाह रहे हैं, क्रेडिबिलिटी यहाँ खत्म हो रही है? नहीं, मैं क्यों करके बताता हूँ। मेरे को शायद पब्लिक में क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, पर मेरे को तो कभी ऐसा नहीं लगा है। मैं क्यों बोलता हूँ, मैं तो मानता हूँ कि ट्रम्प बहुत ट्रांसपेरेंट है इस तरह से, क्योंकि हमको पता है कि वो बच्चे की तरह है। वो बच्चा हमेशा झूठ बोलता है ना। हाँ, बच्चा हमेशा आके बोल देता है, सब आके पार्टी में बोलेंगे, हाँ रेनू तुम्हारा नेकलेस कितना अच्छा है, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, और बस वो बच्चा आके बोलेगा, रेनू आंटी तुम बहुत अगली लग रही हो, तुम्हारा नेकलेस इतना घटिया है। तो वो बच्चे जो सच बोलते हैं ना, उस टाइप का इसका मेंटालिटी है। और बच्चे बहुत झूठ भी बोलते हैं, ठीक है। वो सिखाना पड़ता है कि बच्चे झूठ मत बोलो। तो ट्रम्प उसी टाइप का है। मैं तो ट्रम्प को क्यों ऑन बैलेंस ईमानदार मानता हूं, क्योंकि ये जो डेकोरम कहते हैं, ये इतना बड़ा ढोंग है। आपने देखा था ना, मैक्रोन पब्लिक में कितना सीधा साधा भोला भाला लगता है। वो अपने बीबी को मिला जब वो 12 साल का था, और फिर वो बोल रहे हैं जब तक हम 18 साल के थे कुछ किया नहीं। और आपने देखा था वो विजुअल जहां मैक्रोन को उसकी बीबी थप्पड़ मार रही है प्लेन से, वायरल हुआ। हाँ, बहुत वायरल हुआ था। तो लोग समझ रहे थे जब मोदी जी ने मैक्रोन जी को बोला कि क्या यू आर फाइटिंग ऑन ट्विटर, वो समझ रहे थे कि वो बीबी के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रम्प के बारे में नहीं, पर वो असली में ट्रम्प के बारे में बात कर रहे थे। तो ये डेकोरम होता है ना, ये कितना बकवास चीज होता है। आपको याद है बिल क्लिंटन ने कैसे कैसे यौन संबंध किए थे व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मोनिका लेविंस्की के साथ। एक इंटरव्यू दिया था, सपोजिटली एक इंटरव्यू में मोनिका, एक्चुअली 2 लोग थे कमरे में, वो बस आपको कैमरा दिखाई दे रहा है, मोनिका लेविंस्की जी कहाँ थी आप ही अंदाजा लगा लीजिए। तो बराक ओबामा, कितना दुनिया में दंगा फसाद करवाया इस बंदे ने। लिबिया तबाह हुआ उसके वजह से। सीरिया में कितना तबाही मचा के रखा है। ये सब बराक ओबामा ने किया।
काय का नोबेल प्राइज? वो बस आके आपने अगर सुना है उसको, वो क्या बोलता है? पोप कैथोलिक हैं, शंकराचार्य हिंदू हैं, घास हरे रंग का होता है, अंबर नीले रंग का होता है, सूरज पूरब में उठता है और पश्चिम में डूबता है। भाई ये मैं भी बोल सकता हूँ, मेरे को नोबेल प्राइज दे दो ना, है ना? कुछ ऐसे नहीं बोलता है और सब बोलते हैं वाह सो प्रोफाउंड, सो ग्रेट, ट्रू लीडर। आप क्यों यार, एक लीडर भी एक इंसान होता है, जो इंसान गलती कर सकता है, जो इंसान झूठ बोल सकता है, जो इंसान टैक्स इवेजन कर सकता है, जो इंसान बीबी को थप्पड़ मार सकते हैं, बीबी से थप्पड़ खाता है। ये लाइफ है, हम क्यों एक अपेक्षा रखते हैं? ये नेचुरल ढोंग नहीं है, ये पब्लिक की अपेक्षा है कि उनके नेता की नेतागिरी का माने ही ढोंग होना चाहिए। क्यों? इस वजह से मैं एक्चुअली ट्रंप को ज्यादा ईमानदार, जितना भी वो झूठ बोलेंगे मैं उनको ज्यादा ईमानदार मानता हूं, ये ओबामा, बाइडेन, क्लिंटन से ज्यादा। ठीक है, आई मीन बाइडेन का तो आपने देख लिया, बेटा क्या हैवान था, क्या क्या अय्याशी नहीं की, बाप भी कोई कम नहीं है। अब सब कुछ पता चल रहा है ना, क्या सब सब जो जो भी उन्होंने वो प्रेसिडेंशियल पार्डन दिया था, खुद अपना ही सिग्नेचर नहीं डाला था, वो ऑटो पेन से लगाया था, जो अलाउड नहीं है फॉर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। सो इसमें ज्यादा आप मैं ट्रंप अभी भी मैनेजेबल है, ये लॉस्ट कॉज नहीं है। जैसे डेमोक्रेट्स जो है ना, उनको आप जितना भी बैठ के बात करोगे कि भाई सुनो मेरी एक दृष्टिकोण है, मेरी दृष्टिकोण सुनो, वो फिर भी आके बोलेंगे मोदी मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदू नेशनलिज्म मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, पीएफआई बहुत सेक्युलर है, असदुद्दीन ओवैसी ही एकमात्र नेता है जो हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म बचा सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ट्रंप के साथ आप फिर भी देखिए, मैं भ्रष्ट लोगों से काफी खुश हूं, क्योंकि उसका मतलब ये है कि आप अब कुछ और देके ट्रंप को आपके साइड में ले आ सकते हो, है ना? ठीक है, भारत रत्न नहीं देना चाहिए, पर पद्म विभूषण तो दे दो। ये नहीं, आपने बात की ये नैतिकता, मोरालिटी की बात है, जैसे कि आपने बाकी प्रेसिडेंट्स के बारे में बात की थी अमेरिका के। यहाँ बात मोरालिटी से हटके थोड़ी डिप्लोमेसी पे भी आ जाती है। जब आप राष्ट्राध्यक्ष होते हैं तो वो डिप्लोमेसी ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी देश को एक तरह से चीटेड फील ना हो, या तो आप इधर या उधर वाली जो चीज क्लियर होती है। अब फॉर एग्जांपल हम भारत की जो बात कर रहे हैं, एक तरफ आपने ये दावे किए सीज फायर के कि मैंने करवाया, जो कि झूठ निकला। दूसरी तरफ आप आसिम मुनीर को अपने यहाँ लंच पर बुलाते हैं, ये जानते हुए भी कि भारत के साथ संबंध खराब है, और उसी दौरान आप पीएम मोदी से भी कहते हैं कि आप यहाँ आ जाइए, जिनको उन्होंने मना कर दिया। ये जो डिप्लोमेसी के हम उसमें देखें, परिपेक्ष में देखें, उसमें ट्रंप को अगर देखा जाए तो ये डिप्लोमेसी ऐसी है जो कंफ्यूज करने वाली है। एक्चुअली इट इज नॉट दैट कंफ्यूजिंग, मैं क्यों बताता हूँ। देखिए पहले क्या होता था ना, ये अगर आप आर्ट ऑफ द डील पढ़ेंगे, इतना अच्छा किताब भी नहीं है, पर मैंने ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ ना पड़े, मैंने पढ़ लिया है आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए मैंने पढ़ लिया है। देखिए मैं जीसस की तरह हूँ, मैंने आपके लिए अपने आप को कुर्बान किया है, ठीक है? तो उसमें क्या है कि ये हमेशा बोलता है कि ये थोड़ा गड़बड़ क्रिएट करो, ताकि जब आप अपने असली डिमांड रखोगे वो बहुत आपको रैशनल नजर आएगा। पहले आप बोलोगे भाई देख ये बंदा तो पगला गया है, हम इसके साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। फिर वो असली डिमांड जब रखता है ना, अच्छा इतना भी पागल नहीं है, ठीक है ये, अब पहले आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, अगर उसने पहले ही वो डिमांड रखा होता, वो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, कम करो कम करो कम करो, और फिर उसको उसके डिमांड नहीं मिलते। तो ये उसका गेम है, ये सभी को पता है। आई मीन मोर इफ यू हैव रेड द बुक तो आपको पता ही होगा। पर लेट मी कॉन्ट्रास्ट दिस, आप जो बोल रहे हैं डिप्लोमेसी में, डिप्लोमेसी की हमने कितनी बार बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और बाइडेन और जॉर्ज बुश के टाइम पे हत्या देखी है। जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश के पिताजी के नीचे बोला गया था गर्बचेव को कि नेटो ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेगा। क्या वो झूठ था, सच था? वो तो अभी पता चल गया है, वो नेटो ने ईस्टवर्ड एक्सपेंशन किया। फिर उन्होंने बोला, क्या हमारे लोग जो बोलते थे शाहीन बाग के टाइम कागज नहीं दिखाएंगे, वो अमेरिकन फिर पूछने लगे कागज दिखाओ।
अब 30 साल के बाद उसका पूरा क्लासिफाइड ये दिखाया गया है कि साफ साफ अमेरिकन ने बोला था रूसियों को कि हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे। फिर बोलते हैं अरे सॉवरेनिटी की बात है, हम कैसे इनका वो ज्वाइन करना चाहते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं नहीं करेंगे। तो ये घुमा फिरा के जब लिबिया में इंटरवेंशन हुआ था तो यूनाइटेड नेशंस में क्या रेजोल्यूशन पास हुआ था? सीज फायर का रेजोल्यूशन पास हुआ था। सीज फायर माने अगर तृप्ति जी और अभिजीत जी एक दूसरे को मुक्का मार रहे हैं, आप इसी टाइम रुक जाए। रोकोगे। इन्होंने कैसे इंटरप्रेट किया कॉन्डोलीसा राइस ने? हमने तो रूसियों को बोल दिया था कि सीज फायर मानी रेजिम चेंज, यानी कि सीज फायर तब तक नहीं होगा जब तक हम जाके गद्दाफी को मार ना डालें, पूरा रेजिम बदल ना दें। उसके बाद ही असली में सीज फायर तभी हो सकता है। तो हम भी ये बोल सकते थे कि हाँ हमने सीज फायर मान लिया है, पर सीज फायर तभी तक नहीं हो सकता है जब आसिमुनी ना मर जाए। ठीक है, ये कॉन्डी राइस ने किया था लिबिया पे। सीरिया पर भी ऐसे ही बहुत सारी चीजें हुए थे। बार बार ये जो आश्वासन दिया गया था रूस को कि हम बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर एबीएम ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी को नहीं तोड़ेंगे, पहले तो तोड़ा नहीं गया था। पहले अमेरिका ने क्या बोला था, देखो हम तुम्हारे खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम बस नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कर रहे हैं और ईरान के खिलाफ कर रहे हैं। तो रूस ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ऐसे करो हम दोनों जॉइंटली एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डेवलप करते हैं ताकि हमको पता हो कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप क्या करो कि रूस का बॉर्डर है, ऑलमोस्ट बॉर्डर है ईरान के साथ, वो जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान वाला बॉर्डर कॉकेसस में, आप उधर एक रेडार स्टेशन और मिसाइल लगा लो, क्योंकि तब बहुत आसानी से आप उसको इंटरसेप्ट कर पाओगे। और दूसरा हमारा नॉर्थ कोरिया के साथ भी बॉर्डर है उस तरफ, आप उधर भी लगा लो, जॉइंट होगा, जैसे ही वो मिसाइल होगा और हम जॉइंटली डेवलप करेंगे। नहीं 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 नहीं, हम नहीं। और फिर उन्हीं उसी जगह पे उन्होंने लगाया जहां रूसी मिसाइल भी इंटरसेप्ट हो सके, यूरोप में, जापान में, एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे ही उनको पता। और फिर फाइनली जब सब कुछ हो गया था, उन्होंने बोला हम ये ट्रीटी तोड़ रहे हैं। तो ये डिप्लोमेसी जो बोलते हैं ना, मैं तो मानता हूं कि ओबामा, क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बाइडेन ने बहुत ज्यादा, बहुत मायने वाले झूठ बोले हैं। ये छोटे छोटे झूठ होते हैं ना, बेटा तूने मक्खन खाया नहीं, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा की तरह। ये जॉनी चीनी खाने वाला जो है ना, ये ट्रम्प करता है। जो बड़े बड़े झूठ होते हैं ना, जिसके लिए जेल जानी चाहिए या ह्यूमन राइट्स चार्जेस पे आपको फांसी होनी चाहिए, वो तो ये सब ओबामा, क्लिंटन, बाइडेन लोगों ने कर रखा है। बिल्कुल। लेकिन अभी अगर हम बात करें ईरान और इजराइल की, यहाँ पर जो ट्रम्प का रोल है, जहाँ पर वो यूक्रेन में भी सीज फायर करा रहे थे, भारत का तो क्रेडिट ले ही रहे, लेकिन ईरान इजराइल के बीच में सीज फायर क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? देखिए, उनको क्या लग रहा है कि पूरा रिस्क इजराइल का, पूरा क्रेडिट भी इजराइल को जा रहा है, कि लोग एकदम हक्का बक्का रह गए कि भाई ये 2200 किलोमीटर, यानी कि ले से लेके हैदराबाद तक का डिस्टेंस ये जाके बिना एयरक्राफ्ट कैरियर के, ये इतने क्या 4 दिन में पूरा इनका एयर डिफेंस तबाह कर दिया, इनके मिसाइल तबाह किए जा रहे हैं। इतना बड़ा विक्ट्री तो हमने देखा नहीं है। तो बेसिकली फ्रॉम, अगर आप देखोगे, इस युद्ध का ये नतीजा है कि अमेरिका से लेके मॉस्को से लेके दिल्ली से लेके बीजिंग तक, वैसे बोल लीजिए बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच में इजराइल से ज्यादा कोई और ताकतवर नहीं है इतना। ना ही तो ब्रिटेन, ना ही तो रूस, ना ही तो फ्रांस। और ये तीनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये बड़े पावर माने जाते हैं, इनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर है। इजराइल का नहीं है, पर इजराइल ने साबित कर दिया है वो इन तीनों से को मिला के भी बेहतर है। ठीक है ना? तो उनको क्या है, क्रेडिट, जो नोबेल प्राइज चाहिए, इसका उनको क्रेडिट चाहिए कि इजराइल ना कर पाता अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने नहीं किया। तो आपने देखा होगा कि उन्होंने वो मैसेज पब्लिश किया था, जो माइक हकबी, उनके जो राजदूत हैं ईरान में, हाँ, इजराइल में, हाँ, अमेरिकन राजदूत है इजराइल में, वो क्या लिखते हैं,
बस एक ही किसी पब्लिक का राय इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यीशु का राय इम्पोर्टेंट है। और आप यीशु के जिले इलाही हो, परछाई हो आप यीशु का धरती पे। बहुत मक्खन लगाया उसमें, बहुत बहुत मक्खन ज्यादा। लगाया। आप सब दर्शकों से भी बोलेंगे कि यार चाहे तो आप पढ़िएगा जरूर जाके, क्योंकि उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरह से भगवान से ऊपर का दर्जा दे दिया है ट्रम्प को उन्होंने। है ना। तो काफी मजा आ रहा है मेरे को देखते हुए कि क्या हो रहा है। ये फिर से क्रेडिट छीनने की ये है। अब हमको गुस्सा हो रहा है कि इसने हमारा क्रेडिट छीना, क्योंकि देख लीजिए हमने डे 1 पे बोला था पाकिस्तान को, भाई देख हम बस टेररिस्ट बेस को अटैक कर रहे हैं, तेरे मिलिट्री को नहीं अटैक कर रहे हैं। तेरा चॉइस है, तू या तो इसको कबूल कर ले, नहीं तो फिर अगर तू वापस आके हम पे हमला करेगा हम ये इसको युद्ध ही मानेंगे। पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने दे अटैक्ड अस। उसके बाद हर हमला का हमने जवाब दिया। आखिरी हमला भी उस युद्ध का हमारा ही था। हम तो डे 1 से बोल रहे थे सीज फायर सीज फायर सीज फायर, सो इट वाज नथिंग न्यू। पर हमने ये भी बोला कि भाई तुम मारते रहोगे, तुमको रोकना पड़ेगा। हम सीज फायर तब करेंगे जब तुम सीज फायर करोगे। आखिर वही तो हुआ ना, उन्होंने रोका फिर हमने रोका। जो 9 तारीख के रात और 10 तारीख के सुबह को हमने उनकी इतनी मारी। देखिए एक चीज होता है प्लेन को मारना, ठीक है, प्लेन आप 9-10 महीने में नया प्लेन ले आ सकते हो। वैसे पाकिस्तान तो अब कंगाल है, वो भी नहीं कर सकता है, पर ठीक है मान लो 9-10 दिन में आप 9-10 महीने में आप नया प्लेन ले आ सकते हो। मैक्सिमम 1 साल लग जाएगा, ठीक है। पर जो इंसान का जो ट्रेनिंग हुआ है ना वो 10-15 साल का, वो आप कैसे ये कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जो आपने रनवे को मार दिया। देखिए अगर आपको गाड़ी समझ लीजिए आपको पता नहीं, अब कई लोगों के अपने सासू माँ अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। सासू माँ और सासू माँ के खानदान आपके घर आ रहे हैं, वो 10 गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं। अकलमंदी की क्या बात होगी कि आप सासू माँ के गाड़ी और 10 गाड़ियों पर बम नहीं लगाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको 10 बम का खर्चा देना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग चीज ये होगा कि अगर जो उनके बाहर जाने वाला गेट है ना, अगर आपने उस पे बम मार दिया, 10 के 10 गाड़ी बाहर नहीं निकल सकते हैं। उनको 10-15 दिन वेट करना पड़ेगा जब एमसीडी या एनडीएमसी आके, हाँ एनडीएमसी ने आके उधर पहले रेत भरना पड़ता है, फिर वो आयरन बार लगाना पड़ता है, फिर वो सीमेंट लगाना पड़ता है, उसके बाद और फिर जाके वो काला वो एस्बेस्ट वो क्या एसफॉल्ट और पत्थर लगाना पड़ता है, उसके बाद ही आप उसको पार कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमने ये किया था, हमने सासू मामा के 10 गाड़ियों को नहीं मारा था, हमने रनवे पर मार दिया। और अगर आपने देखा वो सरगोधा पे एकदम एक्स की तरह है, बिल्कुल एक्स के बीच में जाके मारा है, ताकि आप इस रनवे से भी नहीं जा सकते हो, उस रनवे से भी नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। दूसरा चीज, कोई हमको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है। हमारे एयर डिफेंसेस इतने शानदार निकले। देखिए हम फ्रूगल इनोवेशन करते हैं, बाकी देश जहां 4,000 करोड़ डुबाएंगे चंद्रमा पे जाने के लिए, हम 40 करोड़ पे करके दिखा देंगे, ठीक है। तो इजराइल का इंटरसेप्शन बहुत अच्छा है, आप देख ही रहे हैं कि आयरन डोम कितना अच्छा सा ऑलमोस्ट 95% इंटरसेप्ट कर रहा है। पर हर मिसाइल जो आता है उसका, अगर आयरन डोम सिस्टम है तो एक मिसाइल अगर 10 करोड़ का है एक मिसाइल, तो जो आयरन डोम इंटरसेप्टर है ना वो कोई कम खर्च का नहीं है, वो लगभग 80-70 लाख का होगा, ठीक है ना। और जो एक्सो एटमॉस्फेरिक जो एरो है, वो अगर ये मिसाइल 10 करोड़ का है, वो जो इंटरसेप्शन मिसाइल है वो 70 करोड़ का है। ये सेंस नहीं बनता है कि आप एक 10 करोड़ के मिसाइल के लिए आप 70 करोड़ का इंटरसेप्टर बनाओ। हमने क्या किया, पर ये देख लीजिए आयरन डोम का 80 लाख 10 करोड़ के मिसाइल के लिए, दिस इज गुड इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ये अच्छा आर्थिक तौर पे, आर्थिक हाँ, तौर पे ये है। हाँ। हमने वो उसको भी 80 लाख पे नहीं कर रहे हैं, 10-15 हजार रुपए पे कर रहे हैं। जो हमारे जो ड्रोन टेक्नोलॉजीज है सब प्राइवेट टेक्नोलॉजीज, ये ग्रीनर रोबोटिक्स जो हैदराबाद में बेस्ड है,
ये जो क्या है ये जेन टेक्नोलॉजी जो भी हैदराबाद में बेस्ड है, ये ऐसे बना रहे हैं कि भाई 10,000 ठीक है, 10,000 नहीं, कभी 30-40 हज़ार का वो जो आपको रिक्रिएशनल ड्रोन्स आते हैं ना, जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं रिमोट से चलाने वाले, उसको वेपनाइज करके इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप यही करोड़ों का जो मिसाइल आ रहा है या ड्रोन आ रहा है, उसको आप 20-30 हज़ार के अंदर आप रोक पा रहे हैं उसको। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और देख लीजिए, इजराइल ने अभी तक कई सारे मिसाइल्स ने, आज सुबह ही एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल पे ईरान ने हमला कर दिया है। सेंट्रल टेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज पे उन्होंने आज मिसाइल गिरा है। ठीक है, कई सारे लोग मरे हैं, लगता है 30-40 लोग मरे होंगे इसमें। तो हमारे इसमें एक भी ड्रोन ने आके एक भी मिलिट्री फैसिलिटी पे ये नहीं किया। कई ऐसे इधर उधर घर बर्बाद हुए थे, हम यूनिट शूट डाउन करने के बाद जब वो नीचे गए थे, कुछ इधर उधर चीजें बर्बाद हुई हैं, बट 100% हमने सक्सेस करके दिखाया। जो उन्होंने एक जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया था, वो भी हमने आकाश से निकाला, और आकाश सिस्टम बहुत सस्ता है, वो बैलिस्टिक मिसाइल से काफी कम है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये 10 करोड़ का 70 करोड़ वाला मिसाइल, वो केस नहीं है। ये 10 करोड़ का लगभग 80 लाख वाला केस है। आत्मनिर्भर भारत के फायदे दिखाई दिए, लेकिन आपके साफ पास, साफ हाँ, जो आप आयरन डोम की बात कर रहे हैं, ईरान ने जो अभी हमले किए, आज जैसे सुबह बता रहे हैं अस्पताल पे हमला हुआ है, उसमें लोग मारे गए। एक उन्होंने ये भी दावा किया है कि मोसाद का हेडक्वार्टर, जिसकी तस्वीरें आ रही थी, कि उसको भी उड़ा दिया गया है। आयरन डोम का क्या कोई तोड़ ढूंढा? जो जिस तरह से ईरान हमले कर रहा है, हमास ने भी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो काफी हद तक जो थे आयरन डोम ने फेल कर दिए थे। क्या वजह है? क्योंकि आप इजराइल भी घूम चुके हैं, आप ईरान भी घूम चुके हैं, क्या आपको लगता है वहां का जो सिक्योरिटी सिस्टम है या लोगों का जो भरोसा है अपने आयरन डोम पे, ये जो हुए तस्वीरें जो हम 2 दिन से देख रहे हैं, उससे कुछ फर्क पड़ता है? क्योंकि काफी लोग, आम लोग मरे हैं उसमें। तो देखिए, उन्होंने मोसाद को नहीं मारा है, वो मोसाद हेडक्वार्टर्स या अमान शायद हिंदुस्तान में पता नहीं है, पर अमान मोसाद से भी ऊपर है, ज्यादा सीक्रेटिव है मोसाद से। जो सब ये इंटेलिजेंस कू होता है ना, वो एक्चुअली अमान करता है, मोसाद नहीं करता है। बट क्या है उधर कि जो आयरन डोम जो कर पाता है, आप कितनी मिसाइल मारोगे? आखिर में ये है, अगर 70 करोड़ और 10 करोड़ की बात है, जाहिज है कि आपका दुश्मन इसमें जो अगर इक्वल बजट होंगे, वो ये वाले हमलावर मिसाइल ज्यादा बना सकता है जितना कि आप डिफेंसिव मिसाइल्स बना सकते हो। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है। और ईरानियंस ने भी बहुत सोच समझ के जो हिजबुल्लाह हमास की मदद की थी उस रॉकेट में, उन्होंने क्या किया था, उसका दाम नहीं बढ़ाया था। वो रॉकेट बनाना इतना आसान है। जो हम ये पीवीसी पाइप लगाते हैं ना अपने घर पे, वो मोटर चलाने के लिए, ये सब, उससे वो रॉकेट बनाते हैं। एक रॉकेट का दाम कभी भी 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा। अब शॉर्ट रेंज है ये, ईरानियन बैलिस्टिक 10 करोड़ वाला नहीं है। 1 लाख वाला रॉकेट के लिए आपको 80 लाख वाला आयरन डोम फायर करना पड़ता है। तो आप देख लीजिए, जो इंडिया का प्रोपोजिशन है वो एक वैल्यू प्रोपोजिशन है। देखिए, आपको एक मारुति सुजुकी डिजायर भी जयपुर ले जाएगा, और एक रोल्स रॉयस भी आपको जयपुर ले जाएगा। उसमें फर्क क्या है? वो मारुति डिजायर आपको 10 लाख में प्राप्त होगा, जो रोल्स रॉयस है, अगर आपने अंबानी की तरह बुलेट प्रूफ बना के ये सब किया, तो 10 करोड़ तक का पहुंच जाएगा। ठीक है ना? वी डू द मारुति सुजुकी, दे डू द रोल्स रॉयस। अब मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर इंजीनियरिंग है। ओवर इंजीनियरिंग नाम का भी एक चीज होता है, क्योंकि जब पैसा देखिए, ऐसे कोई भी देश नहीं है जिसको पैसे जमाने की नेसेसिटी नहीं है। अमेरिका का आप देख रहे हैं कितना बड़ा बजट डेफिसिट है। अमेरिका तो दुनिया का सबसे अमीर देश है, उनको भी थोड़ा कमर कसना पड़ रहा है, और बजट देखना पड़ रहा है, और ये सब में काफी बजट चाहता। तो इजराइल एक किस्म से वो फाइनेंशियल इक्वेशन हार गया है शायद। इट इज वेरी इंप्रेसिव, बट एट व्हाट कॉस्ट? और जो हम कर पा रहे हैं, हाँ भाई, हमारे बारे में जितना भी मजाक उड़ा लो, हम साफ नहीं हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, हाँ, पर कर तो वही सकते हैं ना जो तुम कर रहे हो। तो ये भी है। नाउ इजराइल में क्या है कि
जो हमने गलती नहीं की थी, मोदी जी का साफ प्रस्ताव था पाकिस्तान को डे वन पे, हम बस उस पे हमला कर रहे हैं, उसके बाद जब भी तुम हम पे हमला करोगे हम तुम पे वापस हमला करेंगे। और जब पाकिस्तान ने बोल दिया हमको कि हम हमला नहीं करेंगे, बोलना ठीक है, हमला मत करो, हम भी रोक देंगे। जो हमने डे वन को बोला था 6 तारीख को, वही हमने 10 तारीख को भी बोला है। कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन द टू, ठीक है। इजराइल में क्या हो रहा है, बहुत अलग चीज का हो रहा है। वो अपने विजय से अब तक जो विजय प्राप्त हुई है उनको, उससे इतना ये मणिमुग्ध हो गए हैं, भूत हुए जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, कि उनको लग रहा है कि वो अब क्यों ना रेजीम ही पलट दे। मैं अभी उसी पे आने वाली थी, क्योंकि वो रिजीम की ही बात कर रहे थे। आपने जिस तरह से बताया कि लीबिया में जो गद्दाफी के ऊपर कार्रवाई की थी, तो वो रिजीम पलटने की बात हुई। अमेरिका की कहीं ना कहीं सहमति थी रिजीम पलटने में, तब जाके ये हुआ। सहमति नहीं थी, षड्यंत्र था षड्यंत्र, पूरा। हाँ, जिसको आप षड्यंत्र, बिल्कुल हर जगह अगर देखा जाए तो सीरिया से लेके हर जगह अमेरिका शामिल रहता है। यहाँ पर जब खेमने की बात हुई, जो खबरें आई, ये लगा था कि नेतन्याहू ने साफ साफ जो है ट्रम्प को बोल दिया था, अमेरिका को बोल दिया था कि खेमनेई को खत्म करना होगा, रिजिम चेंज करना होगा। हमें ईरान के लोगों से परेशानी नहीं है, लेकिन इस रिजीम से, सत्ता से परेशानी है। ट्रम्प कहते हैं कि हमें पता है खेमनेई का, हम उसे अभी नहीं मारेंगे। ये रिजिम चेंज का क्या लगता है आपको? खेमनेई को लेकर इजराइल और अमेरिका का जो रुख है वो किस तरफ जाता हुआ दिखता है? देखिए, जैसे मैंने बोला, ट्रम्प तो अलग ही चीज है, जैसे हमने डिस्कस किया, क्योंकि ट्रम्प का क्या है कि मैं इसका कैसे क्रेडिट ले सकता, ठीक है। उनको आप छोड़ दीजिए, पर इजराइल का क्या गेम है। एक चीज होता है मिशन क्रीप। मिशन क्रीप क्या होता है कि मैंने आपको थप्पड़ मारा, आपने कुछ नहीं किया, तो मैंने सोचा हाँ चलो 2 थप्पड़ मारते हैं, 2 थप्पड़ मारा, कुछ नहीं हुआ। फिर सोचता हूँ ठीक है, अब मैं लेके पूरा हथौड़ा लेके इसका सर ही फोड़ देता हूँ। उसमें पूरा पुलिस आ जाता है और मेरे को गोली लग जाती है। यही अमेरिका ने किया था अफगानिस्तान में और इराक में। आप इतना ये हो जाते हो ना कि मेरा इतना सक्सेस हो गया, मैंने बगदाद को 15 दिन में ले लिया, मैंने अफगानिस्तान को 1 महीने में ले लिया, अब क्या हो सकता है, देख लिया ना क्या हो सकता है। बहुत खतरनाक है। ईरान जो है वो बहुत माउंटेनस है, लोग समझते नहीं है। सबको लगता है कि भाई ईरान रेगिस्तान है, ईरान रेगिस्तान है, पर वो रेगिस्तान भी जो है ना हाई एलिवेशन का रेगिस्तान है, ठीक है ना। तो बहुत माउंटेनस है। अगर आपको अफगानिस्तान मुश्किल लगा ना, ईरान उससे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और देख लीजिए ईरान का क्या 90 मिलियन, 9 करोड़ का पॉपुलेशन है, कोई ये नहीं है, ठीक है ना। जब आप अफगानिस्तान के अंदर गए थे तब 3 करोड़ का पॉपुलेशन था। अब इराक में 4 करोड़ का पॉपुलेशन है, 9 करोड़ का पॉपुलेशन है उधर। वो भी हमारी तरह सिविलाइजेशनल स्टेट है एक किस्म से, क्योंकि वो भी मल्टी एथनिक है। उधर अजेरी हैं, मजंदरानी हैं, फारसी लोग हैं, बालोची हैं, खुजेस्तानी हैं, बहुत सारे नेशनैलिटीज हैं उधर, ठीक है। सब मानते नहीं है कि भाई कई उनके भी इंसर्जेंट मूवमेंट्स हैं, पर क्या इंसर्जेंट मूवमेंट्स के वजह से हमारे खुद का आइडेंटिटी खत्म हो जाता है? नहीं, ईरान का भी वेरी सिमिलर है कि हम ईरानियन हैं, हम शाही लोग हैं, हम पूरे दुनिया पे राज करते थे एक ज़माने में। उनका भी ये बहुत है। आपको अगर लगता है कि आप देखिए, मेरे जो सब उधर मेरे खानदान उधर बैठे हैं और वो फुल एथीस्ट हैं, सुअर का मीट भी खा लेंगे, ये शराब भी बहुत पीते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उनको भी बहुत गुस्सा है अभी, और वो अगर आप उनसे प्राइवेट में बात करेंगे, वो हमेशा पूरे ईरानियन गवर्नमेंट का गाली देते रहेंगे, आयतुल्लाह खामेनी को गाली देंगे, राष्ट्रपति रईसी तो नहीं रहे अब, ये पेजेश्कियान को गाली देते रहेंगे, IRGC जो पासदारान जिसे हम कहते हैं उनको गालियां देते रहेंगे। बट इस बार नहीं, इजराइल को बहुत गालियां पड़ रही हैं। जो पहले इजराइल जाना चाहते थे, जो इजराइल को बहुत अच्छा दोस्त मानते थे, दे आर नो लॉन्गर सीइंग इट दैट वे। ये देखिए, जो जितनी वो सेल्फ कंट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं, आत्मनियंत्रण, जो आत्मनियंत्रण मोदी ने दिखाया 6 से 10 मई के बीच में, इजराइल नहीं दिखा रहा है।
दे आर गेटिंग कैरिड अवे। और बहुत अगर आप रेजीम चेंज करेंगे, मैं इस पे बस खतरा 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 ही देखता हूँ। आप अपने कठपुतली शायद ले आओगे, वो रेजा पहलवी, वो एक नंबर का फ्रॉड है। उनके बच्चे सुना है कि वो काफी उत्साहित हैं, रजा पहलवी के बच्चे, कि वो कह रहे हैं कि हमारा शासन फिर से आने वाला है। उसका जो दादाजी था, मामूली सा 2 कौड़ी का आदमी था, बोलता है मैं शाह हूं ईरान का। भाई तू मामूली 2 कौड़ी का आदमी था, एक नंबर का गुंडा था। वो मिर्जापुर गैंग्स ऑफ वासीपुर वाला ये है ना, वो क्या है वो जो वो 2 भाई होते हैं। गुड्डू भैया। हाँ, गुड्डू भैया। वो 2 कौड़ी का गुड्डू भैया था। और वो 2 कौड़ी का गुड्डू भैया एक नंबर का ये था, तो उसने जाके पूरा कब्जा कर लिया और फिर कू करके महाराजा बन गए, शाहिन शाह, जिले इलाही, आर्य मेहर, नूरे आर्या, पता नहीं क्या सब। और उससे वो मानते हैं कि वो राज खानदान। अरे भाई, मेरा कुत्ता भी तेरे से ज्यादा राज खानदानी है। मेरे को, आपको पता है, मेरे जो 2 कुकुर हैं वो दोनों के दोनों उत्तराखंड में राज खानदान से आते हैं। कोई ऐसे वाले 2 कौड़ी के राज खानदान नहीं, बहुत पुराने 700 साल पुराना राज खानदान है। ठीक है, तो ये जो लोग हैं, ये इसको, और इसने, ये इतना नालायक है, ये अपना स्पीच भी फारसी में नहीं दे रहा था, अंग्रेजी में दे रहा था। भाई तू ईरान के लोगों से बात कर रहा है या तू इधर ये अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात कर रहा है? पर देखिए, जो शाह पहलवी की भी सरकार थी, वो थी तो अमेरिका के स्टूज के तौर पे ही वहां बैठाए गए थे ना। 1953 की जो आपने बात की थी, कू करके वहां की जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको हटाकर ये सत्ता में आए थे, और उसके बाद 79 तक, जब तक कि ईरानी क्रांति नहीं हुई थी, ये वहां रहे। और ईरान में क्रांति इसलिए हुई थी क्योंकि जनता भ्रष्टाचार से परेशान थी, और तब से जो है ये बने धार्मिक नेता। अमेरिका की ओर से जो ट्रम्प धमकी दे रहे हैं कि ईरान को, कि आप है ना सशर्त जो है ये सब चीजें खत्म कर दो, अपने न्यूक्लियर प्लान्स जो है वो सब सरेंडर कर दो, या हमें बता दो उस हिसाब से, उसके बाद जो है हम बात करेंगे। लेकिन ये 79 की मैं बात जो कर रही हूँ, 79 से लेके आज तक 45-46 साल हो गए, सैंक्शन ईरान झेल रहा है, उसके बाद सरवाइव भी कर रहा है। भारत जैसे देशों से उनके रिश्ते, भारत के रिश्ते ईरान हो चाहे इसराइल हो, दोनों से ही अच्छे रहे हैं। उसने अपनी एक अलग, एक वे कह सकते हैं कि रास्ता बना लिया, चाहे उसमें रशिया के साथ हो, चाइना के साथ हो, इंडिया के साथ हो, उसके रिलेशन रहे। ये जो सैंक्शन हटाने का जो लालच दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से ईरान को, क्या अमेरिका को नहीं पता कि इस लालच से वो बहुत पहले ऊपर निकल चुके हैं? नहीं, इस बार सैंक्शंस हटाने का लालच नहीं दिया जा रहा है। वो बस ये बोल रहे हैं कि तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो, न्यूक्लियर वेपन्स दे दो। तुम्हारा पता हमें पता है, खेमने को। एग्जैक्टली पर देखिए, इसको समझने के लिए हमको 53 में जाना पड़ेगा। 53 में क्या था कि ईरान बहुत गरीब देश था, ठीक है। और जो रेजा पल्लवी आए, जो अभी ये राजकुमार के पापा जी, एक बहुत ही कठोर कुटिल राजा था। उसका जो सीक्रेट पुलिस था सवाक, वो जाके लोगों का नाखून ये करता था, रात को डिसअपियर हो जाते थे। कई सारे खानदान हैं जिनके पता नहीं है उनके जो माँ बाप हैं कहाँ चले गए। रात को आके खटखटाहट होती थी। वो कोई कम नहीं था। हाँ, अच्छा, इसको आगे बढ़ाए। सवाक वही था जो मोसाद की तरह इन्होंने बनाया था, तब इनके इजराइल से अच्छे रिलेशन थे। हाँ नहीं, सवाक थोड़ा हमारे ना मुसाद हमारे रॉ की तरह है। हाँ, पर इन्होंने ठीक है सब ना? जो मुझे मैंने जो पढ़ा है उसमें कि सवाक को भी ट्रेनिंग जो है ना मोसाद की तरह ही दी जाती थी। सवाक आप समझ लो हमारे सीआरपीएफ की तरह है, इंटरनल। ठीक है, बस इंटरनल। उसका बस एक, वैसे अगर आप सीआरपीएफ और ईडी और सीबीआई को कंबाइन कर दो तो वो सवाक बनता है। हाँ, तो कोई नतीजा नहीं होता था उनको लोगों को मारने का। ठीक है, बहुत ही ये था। 79 में रेवोल्यूशन क्यों हुआ ये समझना बहुत, और ये आर्थिक, अब जितना भी कठोर था आर्थिक मामले में वो काफी सयाना था, काफी इन्वेस्टमेंट किया। इनफैक्ट 1979 में ईरान साउथ कोरिया और ताइवान से आगे था इंडस्ट्री में, पैसे में काफी अमीर बन गया था वो तब तक। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था कि भाई राजा जो है बहुत क्रूअल, क्या कहते हैं हिंदी में, क्रूर राजा था। हाँ, क्रूर राजा था, बहुत ही क्रूर। आ, आ, आ,
बहुत लोगों को मारा उसने। प्रॉब्लम ये नहीं था। प्रॉब्लम क्या था कि 1973 में जब अरब देशों ने युद्ध हार गए थे इजराइल के खिलाफ, उन्होंने ऑयल एम्बार्गो किया था, यानी कि सब तेल बेचना बंद कर दिया था। उसी के वजह से एक्चुअली जो chaos था, it ultimately led to the emergency in India as well. People don't realize that. There's a direct link between the Arab oil embargo और हमारे इमरजेंसी के बीच में, क्योंकि तेल का दाम इतना बढ़ गया था कि इंडिया के फाइनेंसेस कोलैप्स होना शुरू हो गया था। बट एनीवे, ये इनके लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि जो सब ऑयल उन दिनों बना रहे थे वो तो बहुत अमीर हो रहे थे, क्योंकि एक बैरल पता नहीं कहाँ कितने दाम पे चले जा रहा था। ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या हुआ कि 1977 या 78 में मार्केट कोलैप्स हो गया। तो जो 1 लीटर का आपको 100 रुपए मिल रहा था, अब 1 लीटर का 10-15 रुपए मिलना शुरू हुआ। तो इसने सब जो हमारी तरह MNREGA प्रोग्राम, लाडली बहन प्रोग्राम, वो सब सोशल प्रोग्राम जो हैं जो बना के रखा था, पैसा कौन देगा? उसके नतीजे से ही ये सब हुआ। समझ रहे हो ना आप? ये कोई क्योंकि लोग समझते हैं कि सब अच्छा था, वो दिखाते हैं कि भाई लेडीज उधर शॉर्ट स्कर्ट पहनते थे तो बहुत, कोई लिबरल नहीं था ये ना। अगर आप आज दिल्ली में औरंगजेब रोड या अब APJ अब्दुल कलाम मार्ग या पृथ्वीराज रोड पे जहाँ 400-500 करोड़ की बंगले होते हैं, उधर ले जाके आप डॉक्यूमेंट्री बनाए, ये हिंदुस्तान नहीं है। बॉम्बे में जाके मलाबार हिल्स में अगर आपने डॉक्यूमेंट्री बनाया है, वो बम्बई ही नहीं है, छोड़ दो। आई मीन लीव अलोन इंडिया, इट इज नॉट इवन बॉम्बे। एरिया स्पेसिफिक था, वो भी एरिया स्पेसिफिक था, तो बस इन्हीं जगह पे होता था। बाकी जगहों में पूरा का पूरा शादोर, जो उनका हिजाब होता है उसको शादोर कहते हैं, चद्दर बेसिकली, चद्दर आई मीन देखने में थोड़ा चद्दर की तरह लगता है, चद्दर पहन के घूमते थे, ठीक है ना। सो वो बहुत डरते थे, पर क्योंकि वो आर्थिक वजह से आर्मी का भी एक एग्जॉस्शन आ गया कि भाई अब हम क्या करेंगे। तो ये नहीं था कि वो अपने लोगों को कत्लेआम करने से डर गया था, क्योंकि वो दिल का बहुत सुनहरा था। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आर्थिक ये सब असमानता भी बहुत बड़ी थी वहां पे, है ना। बहुत जो गरीब भी बहुत तेजी से बढ़ी थी। बहुत बहुत तेजी से बढ़ी थी। वो जो डिफरेंस है ना रिच और पोर के बीच में, बहुत ज्यादा बड़ा था। तो क्या हुआ कि इसी वजह से ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ और एक हैवान को दूसरे हैवान से उन्हें रिप्लेस कर दिया। क्योंकि अयातोल्ला खुमैनी के अगर आप स्पीचेस देखोगे, जब वो पेरिस में बैठ के ये सब ह्यूमन राइट, तब ह्यूमन राइट्स की बहुत बात करता था वो। ये देखो शाह ये कर रहा है, हम ऐसे नहीं करेंगे। सजाए मौत बहुत खराब चीज है। एक इस्लामिक रिपब्लिक में सजाए मौत होना ही नहीं चाहिए। जैसे ही वो आया, सबसे ज्यादा फांसी उसी ने करवाया था। मेरे को याद है जब मैं पहली बार तेहरान गया 84 या 85 में, अब नया एयरपोर्ट है मेहराबाद, उस टाइम पुराना एयरपोर्ट था, आई फॉरगेट द नेम। पुराना एयरपोर्ट से हम निकले थे, पहले जो गोल चक्कर था उसमें क्रेन, कंस्ट्रक्शन क्रेन होता है ना, उसमें मैंने देखा कि ये गोल चक्कर में है क्या, क्या कोई स्टैचू है क्या? नहीं, क्रेन था, उसमें 3 लोग लटक रहे थे। और हिंदुस्तान में और ब्रिटेन, जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, उनमें जो फांसी दिया जाता है ना, वो बहुत ह्यूमेन होता है। क्योंकि क्या होता है, फांसी जब लगती है ना, आप घुट घुट के नहीं मरते हो। क्या होता है कि 6 फुट का ड्रॉप होता है, आई मीन एग्जैक्ट मेजर है। अगर आपने बहुत ज्यादा ड्रॉप कर दिया ना, तो वो रस्सी आपका सर पूरा डिकैपिटेट, सर निकाल देगा। आपका इधर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो टूटता है, और आपको ब्रेन प्रोसेस करने से पहले ही आप मर जाते हो। आपको पता ही नहीं चलता है, वो दर्द फर्द कुछ पता नहीं चलता है, आप मर जाते हो। उसके बाद ही, पर उसके बाद ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पाता है, ठीक है। ये वैसा नहीं है, ये आपके गले में फंदा लगा के आस्ते 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 क्रेन को ऊपर करेंगे। आप घुट घुट के मरोगे। आपको उसके 2 दिन पहले आपको खाना नहीं दिया जाएगा, पानी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप घुट रहे हो ना, कंट्रोल नहीं रहता है नीचे, तो सब कुछ निकल जाता है। वो उसको पब्लिक में ह्यूमिलिएट करने के लिए करते हैं कि देखो वो शौच करके मरा पब्लिक में, पब्लिक डिस्प्ले में लगाना, ऐसे ही करते हैं। दहशत भरने के लिए। अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो खाना देंगे, अगर उनको आप पे तरस आ गई तो 2 दिन पहले नहीं देंगे खाना आपको, पाना, ताकि आप पब्लिक में शौच ना कर दो जब आपकी फांसी लग रही है। इतने घटिया निकले। अब फिर से एक हैवान को रिप्लेस करने के लिए आपने दूसरा हैवान लगाया। अब ये दूसरा हैवान लगाने के लिए आप एक तीसरा हैवान लगा रहे हो, जो पहले हैवान का बेटा है। ये ना ही तो फारसी ठीक से बोल सकता है। ईरान में वो अभी 64 इयर्स का है। जब 19 था तब, 19 19, 19, हाँ, तब तेहरान से निकला था।
45 years he hasn't been in Iran. उसको ईरान की क्या पता है अभी, है ना? एंड ये तेहरान में क्या करते रहता है, पार्टी करते रहता है, शराब पीता है, ये क्या हाफिज शिराजी के पोएम पढ़ता है, और फिर ये वैसे उनके पोएम आप मेरी कविता पढ़िए, बहुत सुपीरियर क्वालिटी का कविता मैं लिखता हूँ, पर ये सब अय्याशी करते रहता है। ये कहाँ का राजा बनेगा भाई? इसलिए गवर्नमेंट का क्या एक्सपीरियंस है ना? तो ऐसे राहुल गांधी हैज मोर एक्सपीरियंस देन दिस फेलो। आप देख लीजिए, अगर राहुल गांधी बेहतर ऑप्शन है तो ये कैसा बंदा होगा, और उसको ले आना चाहते हो आप? ठीक है, कीजिए। इट इज वेरी डेंजरस, इट इज नॉट गोइंग टू गो वेल। और लास्ट में हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए शाह जो था बहुत एंटी इंडिया था, उसको इंदिरा गांधी और इंडिया से इतना सख्त नफरत था, ऐसे कोई भी युद्ध नहीं था इंडिया पाकिस्तान का जिसमें उसने पाकिस्तान की मदद ना की हो, डायरेक्ट मदद ना की हो। ठीक है, जब इंदिरा गांधी जाती थी ना, तब उनको डायमंड के नेकलेस देता था, या वो मिंक करके एक फर का कोट होता है बहुत महंगा, वो देता था। उससे ये नहीं बदलता है कि आप हमेशा पाकिस्तान को समर्थन कर रहे थे। It was a horrible character. This fellow is going to be horrible. ठीक है, अभी आपको करना है तो कीजिए। पाकिस्तान की क्योंकि अब हमने बात की है, तो इस पूरे युद्ध में जो चल रहा है ईरान इजराइल में, बेगानी शादी में एक अब्दुल्ला दीवाना भी हुआ पाकिस्तान। एक तरफ से खबर आई कि उनका जो ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट उनके यहाँ के लीडर का चल रहा था कि पाकिस्तान हमारी तरफ से न्यूक्लियर हमला करेगा इजराइल पे। पाकिस्तान ने थोड़े दिनों बाद, तब तक तो चुप रहे, पहले तो ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, फिर कहते नहीं 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 हम कुछ नहीं करेंगे। आज वही ट्रम्प के साथ बैठ के लंच कर रहे हैं, उनके फील्ड मार्शल जो नए बने हैं फेल होने के बाद फील्ड मार्शल जो है वो अब वहाँ लंच कर। पाकिस्तान की भूमिका को यहाँ पे कैसे देखा जाए? ईरान के साथ है, या अगर अमेरिका के टुकड़ों पे क्योंकि पल ही रहा है तो अमेरिका इजराइल के साथ है? ये जो है ना पाकिस्तान जो है ना वो धोबी के कुत्ते की तरह हो गया है इस समय। हाँ, तो ये ना इसे अंग्रेजी में कहते हैं हंटिंग विद द हाउंड्स एंड रनिंग विद द हेयर्स। क्योंकि इंग्लैंड में क्या होता है कि लोमड़ी और खरगोश मारने के लिए वो कुत्ते रखते थे जो लैंडलॉर्ड जमींदार होते थे, और साल में 2 बार वो क्या करते थे कि पिकनिक बास्केट लेके अपने कुत्तों को लेके ये लोमड़ी, बेचारे लोमड़ी और जो खरगोश होते थे उनको मार डालते थे जितने पकड़े जा सके। ठीक है, और वो कुत्ते ही मारते थे। तो ये पाकिस्तान वही है, वो कुत्ता भी है जो खरगोश लोमड़ी को मार रहा है, और वो खरगोश लोमड़ी भी है जो मारा जा रहा है। नहीं, वो कुत्ता भी है जो दुम दबा के भागता भी है। यही तो प्रॉब्लम है। ये पता नहीं, कई सारे हिंदी पिक्चरों में ऐसे आता है ना कि वो जो नेता के साथ जो होते हैं उनको पता नहीं होता है क्या हो रहा होता है। आप बोलोगे ये, आप बोलेंगे हाँ, आप बोलोगे उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, वो फिर भी बोलेंगे हाँ हाँ हाँ। उसी की तरह है। वैसे मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर जो पैसे के लिए जो नाचते हैं उनको क्या कहा जाता है आप सबको पता है। तो ये पैसे के लिए नाचते हैं। आप उनको बोलेगे कि हम इतना पैसा देंगे, आप चीन पे हमला करोगे, हाँ। चीन फिर बोलेगा हम तुमको इतना पैसा फिर अमेरिका पे हमला करने के लिए दोगे, हाँ। पर वो एक्चुअली करता नहीं है, पता है। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि जब वो मानता है कि हम अमेरिका को हेल्प करेंगे तालिबान के खिलाफ। और ये ऐसे भी है, आपको पता है सबसे ज्यादा जो पायरोमैनियाक को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं है, पर पायरोमैनियाक वो होता है जिसको एक बहुत नीड होती है कोई चीज़ों को जलाए, उसको अग्नि से बहुत हमदर्दी होती है। और अगर ये बिहेवियर कंट्रोल ना हो, बड़े होके लोग मरते हैं क्योंकि वो बिल्डिंग को जला देते हैं, ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि कुछ चीज़ जलाना पड़ता है। ये बहुत रेयर मेनिया होता है, पर है, एक एक्चुअल मेडिकल कंडीशन है। पर सबसे ज्यादा पायरोमेनियाक जो होते हैं, जिनको चीजें खुजलीवाल कहते हैं ना, अग्नि खुजलीवाल, ये अग्नि खुजलीवाल आपको कहाँ पाए जाते हैं पता है? गेस? पाकिस्तान नहीं, फायर डिपार्टमेंट। अच्छा, फायर डिपार्टमेंट है। इनको क्या होता है कि अपने ये जो टेंडेंसी है वो छुपाने के लिए सबसे ज्यादा फायर डिपार्टमेंट में ही अब तक पायरोमेनियाक पाए गए हैं।
अब ये भी एक पाकिस्तान भी ऐसा ही एक पायरोमेनियक है जो फायर टेंडर भी खुद जलाता है और आग भी खुद जलाता है। तालिबान को किसने इंस्टॉल किया था अफगानिस्तान में? पाकिस्तान ने। फिर बोलते हैं नहीं, वी आर विथ अमेरिका इन दिस थिंग। सो और उसको भी ठीक से नहीं किया। ओसामा बिन लादेन को आप ही ने रखा था, तालिबान को आप ही ने मदद किया था। अब वही तालिबान तो वैसे बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनके साथ भी जाके गांजा फूक के आया हूँ, तो वो बहुत अच्छे बंदे हैं, वो बहुत सेक्युलर हैं, प्रोग्रेसिव बहुत अच्छे लोग हैं। मैं भी आपको इनवाइट करूंगा, काबुल आइए हमारे साथ, उनके साथ चाय केक पियेंगे, और बहुत अच्छे, बहुत दिल के बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत प्रोग्रेसिव है। वेरी प्रो विमेन उनका पॉलिसीज है, प्रो यूथ प्रो विमेन पॉलिसीज है उनका। तब तालिबान उनके खिलाफ ही चला गया है। तालिबान ने भी सीख लिया है। जो 99 वाला तालिबान है ना, वो मासूम था, वो पाकिस्तान को जानता नहीं है। अब तालिबान सबसे ज्यादा पाकिस्तान के बारे में किसको पता है? तालिबान को बारे में। देख रहे हैं ना टीटीपी किस तरह से पाकिस्तान में। पाकिस्तान अभी क्या बोला, अभी आपने देखा, ख्वाजा आसिफ उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। कैसे कैसे अभद्र शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं रेजा पल्लवी के बारे में, और प्राइवेट में जाके बोला है ईरान को, क्योंकि ईरान के एक सेनापति ने आके टीवी पे बोला कि पाकिस्तान ने बोला है कि इजराइल ने एक भी अगर आप पे न्यूक्लियर बम छोड़ दिया, हम इजराइल को ध्वस्त कर देंगे। यही बंदा आसिम मुनीर जाके उधर अमेरिका में उधर वेटर की तरह पेश हो रहा है। बेटा तो इधर आ गया सर, क्या हुजूर, चाय कॉफी, क्या बन मस्का बेलपुरी, वही जाके बैठे हैं। देखिए हमारे जो नेता हैं उनमें बहुत एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपने देखा था ना, जब उनको कारगिल में इतनी पिट्टी पड़ी थी, नवाज शरीफ सीधे अमेरिका चले गए, क्योंकि उनको अमेरिका का छापा चाहिए था कि मैं अमेरिका के पास हूं, आप मेरे को छू नहीं सकते हैं। और वाजपेयी जी ने उस टाइम क्या बोला था? मेरे को अपने देश की देखभाल करनी है, अभी मेरे टाइम नहीं है आपके तुम्हारा ये इधर नौटंकी करने का। नतीजा क्या था उसका? ये जो लीडर होते हैं पाकिस्तान के, वो अमेरिका तभी जाते हैं जब उनको बहुत बुरी तरह से मार पड़ी है। अगर फील्ड मार्शल को मार नहीं पड़ी होती, वो अमेरिका ना जाते। उनको जाके दिखाना पड़ रहा है, तो एक किस्म से उनका डैमेज कंट्रोल भी है। दूसरा ये है कि उन्होंने, आप मेरे से ले लो कि उन्होंने डील बना के, ये सीज फायर मेरे हिसाब से, मैंने 10 तारीख को ही टीवी पे बोला था, फिर 11 तारीख 13 तारीख को सब टीवी पे बोला था उसी टाइम। इसका इंडिया पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप ने इसी वजह से करवाया है ताकि ईरान में कुछ होने वाला है। श्योर इनफ 1 महीने के अंदर ईरान में यही हुआ। दिस हैज एवरीथिंग टू डू विथ नाउ। क्या अमेरिका की जरूरत है पाकिस्तान का? अगर आप देखेंगे नक्शा पे, उनके बहरीन पे बेस हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बेस हैं, तो टेक्निकली नहीं। पर अगर रेजीम चेंज की बात आई तो ग्राउंड ट्रूप्स कहां से जाएंगे? पाकिस्तान से जाएंगे, नंबर 1। दूसरा क्या होता है कि अगर आपने अभी तक जो सब बमबारी चल रही है वो सब पूर्वी ईरान पे चल रही है, ठीक है ना, पर अगर पश्चिमी ईरान पे चल रही है। अगर पूर्वी ईरान पे बमबारी शुरू हुआ और अगर कोई भी प्लेन को फॉर वॉट एवर रीजन कोई हानि पहुंची, वो डाइवर्ट, जैसे अभी देखा ना कल या परसों एक ब्रिटिश F-35 ने जाके तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे रोका। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उनको पाकिस्तानी एयरबेस चाहिए रोकने के लिए। दे नीड पाकिस्तान फॉर दैट रीजन। अभी आप देख लो, अगर देखिए हमारे लिए रेजिम चेंज अच्छा नहीं है, क्योंकि वो शिया सुन्नी डिवाइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर को बचाया 20 साल के लिए, उसके बाद मोदी ने परमानेंटली बचा दिया, पर उस टाइम तक बचाया था हमको ये शिया सुन्नी डिवाइड ने। दूसरी बात क्या है कि इवन फॉर पाकिस्तान टू टेम्परेरी अगर बूस्ट मिलता है, मिलेगा, पर आपको पता है जैसे मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, हर बंदा पाकिस्तान को इस्तेमाल करके फेंक देता है। ये वो साउथ इंडिया में वो हमारा बनाना लीफ मील्स होता है, आपने देखा है, वो केले के पत्ते पे सब कुछ डाला जाता है, फिर आप खाते हो। उसमें हमेशा पूरा खत्म नहीं करना चाहिए, थोड़ा हमेशा बचा के रखना चाहिए। अगर नहीं है, आप बुला के उसको थोड़ा डालने को बोलोगे, वो कभी ऐसे फोल्ड नहीं होता है, ऐसे फोल्ड करके
बाहर किसको दिया जाता है? कुत्ते के लिए दिया जाता है, क्योंकि अगर कुत्ते को उस पे खाना नहीं मिला, कुत्ता आपको श्राप देगा। और कुत्ता बहुत उसको हम तमिल में बोलते हैं रात्रि भैरवर। जो रात्रि का जो भैरव होता है उसे हम कुत्ता बोलते हैं, क्योंकि रात को वही वो स्ट्रीट को गार्ड करता था चोरों के खिलाफ, तो उसको दिया जाता है। पाकिस्तान वो केले का पत्ता है, पाकिस्तान कुत्ता भी नहीं। लोग समझते हैं कि वो कुत्ता है जो गार्ड करता है, नहीं, वो केले का पत्ता है जो आप फोल्ड करके बाहर बाहर फेंक देते हैं, कुत्ता उससे खाता है और फिर फेंक देता है। ठीक है, पाकिस्तान को अगर ये अच्छा लगे हो चाहिए, पर आपको क्या लगता है, देख अगर लैंड इन्वेजन हुआ तो कम से कम 20 साल और के लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। पर अगर लैंड इन्वेजन नहीं हुआ, पाकिस्तान का लाइफ टाइम, ये केले का पत्ता भी कभी कभी आपने देखा है 3-4 दिन के अंदर बर्बाद हो जाता है। पहले एकदम हरा सा होता है, फिर थोड़ा थोड़ा पीला होने लग जाता है, फिर भूरा हो गया, आपको फेंकना पड़ता है। अगर रेजीम चेंज नहीं हुआ तो पाकिस्तान का जो अभी गुड बुक्स है ना, आसिम मुनीर का जो सेलिब्रिटी है, वो इतना ही टाइम लगेगा जितना कि एक केले पत्ते को भूरा होने में लगता है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो एक तरफ तो बात हो जाती है कि मजहब की बात आती है तो वो ईरान का साथ देते। इजराइल के लिए जो है उन्होंने आज तक मान्यता नहीं दी है, पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता नहीं दिया, और यहूदियों के लिए नफरत वैसी जैसे वो हिंदुओं के लिए बात करते हैं। ऐसे में जब आसिम मुनीर अमेरिका का साथ देंगे तो आपने इजराइल का साथ दिया। ये पाकिस्तान की जो आवाम है इनको समझ में नहीं आती ये बातें कि आखिर हम है कहाँ। एक जिस आप मजहब के नाम पर लोगों को हमेशा बरगलाते हो कि हम एक इस्लामिक देश हैं और हमारे तो ये जिहाद पे निकले हुए लड़ाके हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं है, जिहाद 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 दिमाग में भर के रखा हुआ है। और दूसरी तरफ आप जिन लोगों को मान्यता तक नहीं देते हो, जिनके खिलाफ आप बात करते हो, आपकी सत्ता जो है वो उन्हीं के तलवे चाटने पहुंच जाती है। तो ये आवाम को वहां पे समझ में आता है वहां की। आपको पता है पाकिस्तान में पुश्तैनी शादी कितनी होती है? 90%। इन द फैमिली। ठीक है, भाई बहन से नहीं करेगा, पर भाई अपने पहले कजिन और इन सब से फर्स्ट कजन या 90%। अब पुश्तैनी शादी से क्या होता है आप देख ही लो। आपको लगता है ऐसा आवाम समझ पाएगा ये सब? ये बहुत मामला बहुत सीरियस है। अगर आप देखेंगे जो पाकिस्तान के जो एलिट्स हैं जो बाहर निकलते हैं वो बहुत रिफाइंड सोफिस्टिकेटेड हैं, ये सब है, पर जो लेवल ऑफ मेंटल डेग्रेडेशन जो आप देखते हैं, जो पुश्तैनी शादी का नेचुरल ये होता है, बहुत बहुत सीरियस आउट है। और उधर जो कंट्रोल है न्यूज़ का, डेटा का, सब चीज़ का, हम ना हिंदुस्तान में हमको लगता है कि भाई पाकिस्तान तो बस मुसलमान हिंदुस्तान ही होगा, नहीं, हमारे जो इधर जो फ्रीडम्स हैं उधर बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर कुछ भी बोलोगे ना पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, इमीडिएटली उठाया जाएगा। मेरे को तो तभी पता हो जाता है, ये मेरे को सुशांत सरीन जी ने बताया था, एंड इट टर्न आउट टू बी राइट, कि अगर कोई भी पाकिस्तान में बैठ के हिंदुस्तान की बढ़ाई कर रहा है और पाकिस्तान फौज या पाकिस्तान की बुराई कर रहा है, वो आईएसआई एजेंट ही हो सकता है। और वो ऐसे ही लोगों को पालते हैं, क्योंकि ये लोग फिर इंटरनेशनल सर्किट पे आ जाते हैं। हमारे लोग भी अमन के तमाशा देख के ना बहुत ये हो जाते हैं। वैसे हम भी वैसे ट्रंप की तरह हैं, ट्रंप को हिंदुस्तानी बनना चाहिए, ट्रंपेश कुमार सिंह। तो क्या होता है उधर कि उनको ये इंटरनेशनल सर्किट पे लाया जाता है और फिर वो हिंदुस्तान आ जाते हैं, ये शायरी, जयपुर लिट फेस्ट, ये वो उस पे आ जाते हैं, और फिर हमारे मिलिट्री लोगों से बात करना शुरू करते हैं, पॉलिटिशियंस, स्पेशली पॉलिटिशियन से बात करना शुरू करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, और फिर बोलते रहते हैं कि जब भी वो टेररिस्ट अटैक, समझ लीजिए आप एक हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन हो, मैं ये पाकिस्तानी है जो हिंदुस्तान की बड़ाई करता है रहता है, पाकिस्तान की बुराई करते रहता है। फिर मैं आता हूँ और बोलता हूँ कि अब अभी युद्ध होने वाला है, ठीक है, टेरर अटैक हुआ है जो मैंने ही करवाया था और आप मेरे पे हमला करने वाले। अरे तृप्ति बहन, हम भाई बहन हैं, देखिए ये बहुत कुटिल लोग हैं, इन्होंने करवाया था, मैं कभी आपके साथ ऐसे कर सकता हूँ?
आप आंख से आंख मिला के बोलिए मेरे से, मैं कभी भी ऐसे कर सकता हूं आपके, मैं मरूंगा, मैं पठान हूं, मैं खुद को सरफरोशी की तमन्ना कर दूंगा, पर आपको कभी ये नहीं करूंगा। एंड यू नो दे आर पैथोलॉजिकल लायर्स, एंड आई टेल यू व्हाई। ये मैंने देखा है पाकिस्तानियों के साथ और अफगानियों के साथ। जब अफगानिस्तान में बोलते हो कि आप हिंदू हैं, एक ऑनर कोड है कि वो कुछ भी हो जाए आपके पास भी गाय का मीट आने नहीं देंगी। मैं पाकिस्तान गया नहीं हूं, पर पाकिस्तानी के साथ बहुत मिला जुला हूं, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में, सही पर ये ट्रैक टू डायलॉग्स में। वो बोलेंगे भाई ये ले, ये मटन है, सबसे अच्छा मटन, अच्छा लगा, वो बीफ था। ये बहुत बड़ा कैरेक्टर डिफरेंस है अफगानों में। वो आपने काबुली वाला का कहानी पढ़ा है ना, इट इज एक्चुअली अ ट्रू स्टेरियोटाइप। जो अफगान होते हैं उनका वो, जब जब आप उनके घर पे हो कोई भी कुछ नहीं, जब आप दूसरे घर पे या दूसरे कॉलोनी में चले जाते हो तब वो तुमको मारेंगे, क्योंकि आप उनके प्रोटेक्शन में नहीं हो। पर जब तक आप उनके प्रोटेक्शन में हो, बहुत स्ट्रिक्ट कोड ऑफ ऑनर है। उनकी जो बदनामी हो जाएगी कि इसने इसके उसूलों का ये किया था, उसको खुदकशी करनी पड़ेगी उसको। उसूलों के पक्के होते हैं बहुत। लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता है अब ईरान इजराइल का ये जो अभी सिनेरियो चल रहा है, जो अभी ताज़ा तस्वीर चल रही है, भारत के लिए अगर देखा जाए तो तेल की कीमतों पे असर पड़ेगा, जिसका भारत पे असर पड़ सकता है। दूसरा ये है, एक ग्लोबल सप्लाई चेन उससे काफ़ी प्रभावित होगी, क्योंकि जो इसके ड्रॉबैक इंटरनेशनली जो लगेंगे, और जो मिडिल ईस्ट में हमारे लिए, तो जो हमारे इंडियंस रह रहे हैं उनके लिए अभी जैसे भारत ने बोल दिया है कि खाली करना चाहिए, ये चीज़ें असर करेंगी। लेकिन अगर पूरे मिडिल ईस्ट एरिया में देखा जाए तो इस युद्ध का आप क्या देखते हैं, नतीजा क्या हो सकता है? देखिए, जब कहते हैं ना, देयर इज नथिंग मोर डेंजरस देन अ कॉर्नर्ड रैट। जब वो छोटे चूहे नहीं, वो जो बड़े बड़े, वो बड़े चूहे, रैट को क्या कहते हैं हिंदी में? चूहे, चूहे ही बोलते हैं। अच्छा, बड़े वाले को भी, जो बहुत खतरनाक, बड़े से इतने बड़े जो होते हैं, जो बच्चों को भी मार डालते हैं रात को, या बच्चों का मुंह चबा डालते हैं रात को, आ, वो अगर आपने उसको एक कॉर्नर में घेर लिया, वो सबसे खतरनाक बन जाता है। अगर आप उसको भगाओगे वो भागेगा, पर आपने अगर उसको घेर लिया वो हमला करेगा। डिफेंसिव हो जाएगा। डिफेंस, बट वेरी डेंजरसली डिफेंसिव। मैं मानता हूं ईरान के पास अभी न्यूक्लियर के सिवाय और कोई ही चारा ही नहीं है। अगर वो बचाना चाहता है अपने आप को, तो उसको न्यूक्लियर विस्फोट करना ही पड़ेगा। कर सकता है या नहीं कर सकता है ये मैं नहीं जानता। क्या पिछले 3-4 दिनों में उसने काफी प्लूटोनियम या यूरेनियम जो भी है एक्सट्रैक्ट किया था अपने रिएक्टर से, जैसे ही इजरायली बमबारी शुरू हुई थी बम बना के लिए, मेरे को पता नहीं है। क्या उनके पास, क्योंकि उनके सब साइंटिस्ट मारे गए हैं, सब जनरल मारे गए हैं, क्या उनके पास वो साइंटिफिक कैपेसिटी है बनाने का? क्या उनके पास वो खुफिया कैपेबिलिटी है कि इजराइल के दृष्टिकोण के से छुपा के वो क्या निकाल के ले जा सकते हैं उसको बनाने में? ये सब बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। पर मैं मानता हूं कि ईरान के पास अब कोई चारा बचा ही नहीं है सिवाय न्यूक्लियर। पर ये अगर ऐसा होता है तो इंटरनेशनली ईरान को बायकॉट किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इस तरह से सबने तो ईरान को कर ही रखा है। सैंक्शंस तो इतने, जैसे आपने बोला, आपको लगता है कि अब ये मैटर ऑफ 40 सर्वाइवल हो जाएगा? हाँ, अस्तित्व का सवाल है अब ये ईरान के लिए। अस्तित्व का सवाल है। और ये जो रेजिम्स होते हैं जैसे नॉर्थ कोरिया, ईरान, सद्दाम हुसैन, लिबिया, इनमें ना उनके हिंदुस्तान में हमको एक फंडामेंटल बिलीफ है कि अगर हमारे नेताओं को चुनना पड़ा, देश बचे या वो बचे, वो देश को ही चुनेंगे। आपको नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चाहे आप वो उनको अच्छे लगे ना अच्छे लगे, पर कोई भी डाउट नहीं था कि सेल्फ प्रेजर्वेशन या नेशनल प्रेजर्वेशन के बीच में वो हमेशा नेशनल प्रेजर्वेशन ही चूज करेंगे। ये देश वैसे नहीं है। ये अगर चॉइस आया कि पूरा देश ही ध्वस्त हुआ पर आप बचोगे,
वो हमेशा बोलेंगे हम बचेंगे। सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर और जो पूरा सेटअप है, जो मुल्लाओं का जो सेटअप है उधर, लोग समझते नहीं है उधर जो। वैसे शायद लोगों को बंगाल का पता है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ने क्लब्स बनाए थे ना, हर गली में एक क्लब होगा जो पूरे अपने गली में सर्वेलेंस रखेगा कि कौन क्या बोला, किसके बारे में क्या बोला, क्या ये हमारे लिए वोट करेगा, वोट नहीं करेगा। प्राइवेट में रात को जाके सुनेंगे आपके खिड़की के बाहर की ठीक है पब्लिक में हमारे को समर्थन करता है, प्राइवेट में क्या हमारे बारे में बोलता है। और फिर अगर वो प्राइवेट में कुछ और बोल रहा है, ये डर है कि वो हमारे लिए वोट नहीं करेंगे, उसका वोट ही कटवा देंगे या मार डालेंगे, जो कुछ भी। सीपीआईएम बहुत ऐसे करता था। ये उस टाइप के लोग हैं, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट सीपीआईएम मॉडल जो था बंगाल में, उससे भी खतरनाक, क्योंकि उनको वोटिंग तो है नहीं, तो वोट कटाना नहीं पड़ता है, बस लोगों को मारना पड़ता है। देखते हैं, क्योंकि नज़र हमारी भी बनी हुई है इस समय पूरा ईरान, इजराइल और साथ साथ अमेरिका, पाकिस्तान, सब पर। भारत तटस्थ है, वो तो सबसे यही कहता है शांति रखें। आगे क्या होता है इस पे हम नज़र रखेंगे। लेकिन अभिजीत, आप आए, ये चर्चा की और बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए आपने नई दी भी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा होप है कि हमारे दर्शक बोर नहीं हुए, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे ऐसे जाके बहुत, क्योंकि आपने प्रश्न पूछे थे ना, उसके लिए काफी सारा ये कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, तो आई होप। नहीं नहीं, बिल्कुल, हमारे दर्शक कमेंट्स में बताएंगे आपके कि कैसा लगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताइएगा अभिजीत की राय और उनका नॉलेज आपको कैसा लगा। धन्यवाद।